दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये दृष्टि की पुस्तक देखेंगे जो हमारी पूर्व में 14 वर्षों में जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई हैं पीटी की परीक्षाएं, उससे संबंधित पेपर्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, यह हमारा जो अभी हाल ही में यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में आयोजित की गई थी, उसका पूरा 150 प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दोस्तों हम जो भी सही ऑप्शन होंगे उसको देखते चलेंगे। ठीक है, परीक्षाएं पास में है इसलिए डिटेल में इसको हम कवर नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला है वह है यूपी पीसीएस जो 2023 में परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, उसका पहला प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे, वह है हमारा पार्ट भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उससे दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे पूर्व वर्षों के प्रश्न होते हैं। चलिए देखिए, पहला कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीजुद्दीन खान ने। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो इसमें सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, वह है दोस्तों अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, हम लोग केवल सही आंसर देखते चलेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कह रहा दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, चलिए हम लोग सुमेल करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेल करना है। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों हम। चलिए, कह रहा है कि पुस्तक और विषय। ठीक है, तो मिराते सिकंदरी, तो मिराते सिकंदरी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, वह है हमारा गुजरात विजय से। ठीक है, मिराते सिकंदरी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, हम गुजरात विजय से सुमेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दिया गया है हमारा, वह है बुरहाने मासिर, तो बुरहाने मासिर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। ठीक है, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। फिर हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों रियाजुस सलातीन को बंगाल का इतिहास से, रियाजुस सलातीन को बंगाल का इतिहास से। और फिर दोस्तों हमारा दिया गया है रियाजुल इंसा, तो रियाजुल इंसा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे, यहाँ देखें क्या दिया गया है। चलिए, पुस्तक और विषय दिए गए हैं, तो मिराते सिकंदरी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात विजय से। क्या है, मिराते सिकंदरी को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात विजय से। ठीक है, बुरहाने मासिर को सुमेल करेंगे दोस्तों बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, और रियाजुस सलातीन को हम लोग सुमेल करेंगे बंगाल का इतिहास, और रियाजुल इंसा को हम लोग सुमेल करेंगे महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मिराते सिकंदरी को सुमेल करेंगे गुजरात विजय से, बुरहाने मासिर को सुमेल करेंगे बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से, रियाजुस सलातीन को बंगाल इतिहास से, और रियाजुल इंसा को महमूद गवां के पत्रों का संग्रह से। ठीक है, फिर देखिए, मिराते सिकंदरी को सुमेल करेंगे गुजरात विजय से, बुरहाने मासिर को बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से, रियाजुस सलातीन को बंगाल का इतिहास से, रियाजुल इंसा को महमूद गवां के पत्रों का संग्रह से। ठीक है, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मिलान वाले प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखें क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न, ध्यान पूर्वक देखते रहें। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो याद रखिए दोस्तों अनुशीलन समिति, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो याद रखिए अनुशीलन समिति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो याद रखिए दोस्तों अनुशीलन समिति, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो याद रखिए दोस्तों, हमारा जो न्याय है दोस्तों, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, न्याय का गौतम। ठीक है, न्याय का गौतम। ठीक है, बिल्कुल सही सुमेल है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्याय का गौतम से हमारा
बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, यहाँ एक बार हम जितने भी दर्शन और प्रवर्तक हैं उनको एक बार देख लेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलिए सांख्य की बात करें तो सांख्य के प्रवर्तक हैं दोस्तों कपिल। ठीक है, सांख्य की बात करें तो सांख्य के प्रवर्तक हैं दोस्तों कपिल। योग के प्रवर्तक हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है, वह है दोस्तों पतंजलि। ठीक है, योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। ठीक है, चावार्क के प्रवर्तक हैं चावार्क। ठीक है, न्याय के, जो कि हमारा प्रश्न है, न्याय के दोस्तों प्रवर्तक हैं गौतम। ठीक है, न्याय के प्रवर्तक हैं दोस्तों गौतम। ठीक है, वैशेषिक के प्रवर्तक हैं दोस्तों कणाद। ठीक है, वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। पूर्व मीमांसा के हमारे प्रवर्तक हैं जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं दोस्तों बादरायण। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल। योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि, योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि, योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। चावार्क के प्रवर्तक हैं चावार्क, चावार्क के प्रवर्तक हैं चावार्क। न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम, न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम, न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम। वैशेषिक के दोस्तों कणाद, वैशेषिक के कणाद। पूर्व मीमांसा के दोस्तों हमारे जैमिनी, पूर्व मीमांसा के दोस्तों हमारे जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, तो सही आंसर हमारा न्याय के गौतम हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। ठीक है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आंसर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। पहले ऑप्शन देखेंगे, वर्ष 1871 में, वर्ष 1861 में, वर्ष 1850 में, वर्ष 1881 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों वर्ष 1871 में। ठीक है, कब, वर्ष 1871 में भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, तो याद रखिए वर्ष 1871 में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1871 में भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, तो वर्ष 1871 में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम अब आगे 6वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ठीक है, चलिए हम लोगों ने 5वें प्रश्न को देख लिया था, उसका आंसर था दोस्तों 1871। ठीक है, 1865 में भारत सरकार और गृह सरकार ब्रिटेन सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई कि 1871 में एक सामान्य जनसंख्या जनगणना की जाएगी। ठीक है, एक सामान्य जनसंख्या जनगणना की जाएगी। इसका राइट आंसर था दोस्तों हमारा 1871। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 6वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। क्या है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो याद रखिए 120 अध्याय और 8 खंड। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड में हमारी चरक संहिता विभाजित है। ठीक है, याद रखिएगा कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो याद रखिए 120 अध्याय और 8 खंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि चरक संहिता 120 अध्यायों और 8 खंडों में विभाजित है, अतः सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां देखिए, कह रहा है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था, तो याद रखिए दोस्तों इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था, तो याद रखिए दोस्तों इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसने नेता ने किया था, तो याद रखिए वह दोस्तों हमारे इंद्र नारायण द्विवेदी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए एक बार, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था, तो याद रखिए इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, और इनके साथ कौन कौन से लोग और शामिल थे, वह थे दोस्तों हमारे, देखिए यहाँ पे इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ साथ इसमें शामिल थे दोस्तों, यहाँ देखें 1 फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी शामिल थे, और थे दोस्तों गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हमारी यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा गया है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था, तो याद रखिएगा इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक है, और साथ में आप नाम याद रखिएगा गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय का भी। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखिए,
कह रहा है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था, ठीक है। कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था, तो याद रखिए राजस्व कर जमा करने वाला। क्या है? राजस्व कर जमा करने वाला दोस्तों हमारा वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था, ठीक है। फिर से देखिए वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था, तो याद रखिए दोस्तों राजस्व कर जमा करने वाला हमारा वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था, ठीक है। राजस्व कर जमा करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखें वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था, तो याद रखिए दोस्तों राजस्व कर जमा करने वाला, ठीक है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखें 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखें यहाँ कह रहा दोस्तों कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों नागसेन, ठीक है। कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों नागसेन, ठीक है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों नागसेन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ राइट आंसर देखें आप लोग, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों 1, 2, 4 और 3, ठीक है। 1, 2, 4 और 3 और इनके कार्यकाल हम देख लेंगे। चलिए यहाँ देखिए विभिन्न पेशवाओं का शासनकाल निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ जिनका शासनकाल था दोस्तों 1713 से 1720, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा बाजीराव प्रथम, इनका शासनकाल था 1720 से 1740, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा माधवराव जिनका शासनकाल था दोस्तों 1761 से 1772, ठीक है। 1761 से 1772 और फिर हो जाएगा दोस्तों नारायण राव 1772 से 1773, ठीक है। फिर देखिए विभिन्न पेशवाओं का शासनकाल यहाँ होगा। बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा दोस्तों 1713 से 1720, क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ का हो जाएगा दोस्तों 1713 से 1720 हमारा शासनकाल। फिर हो जाएगा बाजीराव प्रथम का 1720 से दोस्तों 1740, ठीक है। बाजीराव प्रथम का हो जाएगा 1720 से दोस्तों 1740। माधवराव का हो जाएगा 1761 से 1772 और नारायण राव का हो जाएगा 1772 से 1773, ठीक है। यहाँ देखिए बालाजी विश्वनाथ का हो जाएगा 1713 से 1720, फिर बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740, फिर हो जाएगा दोस्तों माधवराव का 1761 से 1772 और नारायण राव का हो जाएगा 1772 से 1773। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखें ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है, कह रहा है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, क्या है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है दोस्तों। तो दोनों पॉइंट हमारे यहाँ सही दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे, दोनों 1 और 2 सही है दोस्तों, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो याद रखिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कि उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि दोनों 1 तथा 2 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पुराणों के संदर्भ में कौन कौन से कथन यहाँ सही है देखेंगे हम। कह रहा है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर कह रहा है दोस्तों वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर इसका पॉइंट ए होगा, यानी कि दोनों 1 तथा 2 कथन सही दिए गए हैं, यानी कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ठीक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इसको दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, दोनों 1 तथा 2 पॉइंट दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ठीक है दोस्तों। दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम 13वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखें 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखें
13वां प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है यह हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि सबसे पहले आक्रमण हुआ था यूनानियों का, फिर दोस्तों शक, फिर कुषाण। ठीक है, सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। कह रहा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो याद रखिए सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा हमारा यूनानी, फिर हो जाएगा दोस्तों शक, फिर हो जाएगा दोस्तों कुषाण। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों यूनानी, फिर हो जाएगा दोस्तों शक, फिर हो जाएगा दोस्तों कुषाण। ठीक है, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखिए 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों 1919 का अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 1919 का अधिनियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1919 के अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए 15वें नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, कह रहा है कि वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। क्या है, वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, कह रहा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है द्वारा, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पहला है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। तो दोस्तों यह हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यह अगस्त 1608 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था, ना कि 1611 में। ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा दोस्तों सही है कि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, यह पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, लेकिन यदि दोस्तों यहाँ नोट देखिए आयोग द्वारा इसका उत्तर ए माना गया था। ठीक है, तो यदि हम आयोग की बात करें तो इसने दोनों को गलत माना था। ठीक है, ना तो एक ही ना तो दो, दोनों नहीं हमारे सही थे। पर यदि हम फिर से देखें यहाँ पे देखें कि व्याख्या के अनुसार देखें तो वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, यानी कि विलियम जो हमारा हॉकिंस था वह दोस्तों तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसलिए हमारा पॉइंट 2 सही है, जबकि पॉइंट पहला हमारा दिया गया है कि वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था। यह पॉइंट हमारा गलत है, क्योंकि वह 1611 में ना आके दोस्तों अगस्त 1608 में आया था। ठीक है, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत, जबकि वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि पहला पॉइंट गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन सी केवल 2 होगा। लेकिन आयोग की बात करें तो आयोग ने इसका उत्तर ए माना था, ना तो एक ही ना ही 2। ठीक है, चलिए यहाँ देखें, अब आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे हम दोस्तों। देखेंगे यहाँ क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या दिया गया। कह रहा है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। क्या है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो याद रखिए दोस्तों मोहम्मद शाह, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो याद रखिए दोस्तों मोहम्मद शाह, इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें टप्पा हिंदुस्तानी संगीत की एक विशिष्ट शैली है और यह शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो याद रखिए दोस्तों मोहम्मद शाह। ठीक है, 17वें नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान को हम लोग सुमेल करना है। ठीक है, तो सुमेल करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ निवासा जो स्थित है दोस्तों, यह है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, निवासा स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ईसमपुर स्थित है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। ठीक है, ईसमपुर स्थित है कर्नाटक में। डिडवाना स्थित है दोस्तों हमारे राजस्थान में। ठीक है, और गुडियाम गुफा स्थित है दोस्तों हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, गुडियाम गुफा स्थित है दोस्तों हमारा तमिलनाडु में। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से देखेंगे, निवासा स्थित हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में, ईसमपुर दोस्तों कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। ठीक है, निवासा हमारा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम
गुफा तमिलनाडु में। नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा दोस्तों तमिलनाडु में। सही आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। क्या है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। तो याद रखिए दोस्तों मोपला विद्रोह, जो कि कब हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों हमारा कब, मोपला विद्रोह हुआ था हमारा 1921 में। और कहाँ पे हुआ था, यह हुआ था दोस्तों हमारे मालाबार रेंज यानी कि केरल में दोस्तों हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। तो याद रखिए दोस्तों मोपला विद्रोह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कब हुआ था 1921 में। ठीक है, यहाँ देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19वां नंबर देखिए, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, याद रखिएगा आप, इसका हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो याद रखिएगा आप लोग रानी झांसी रेजिमेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। क्या है, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। फिर कह रहा है दोस्तों हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों इल्तुतमिश रजिया के पिता। फिर कह रहा है दोस्तों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। ठीक है, तो इसमें से जो सही सुमेल नहीं है दोस्तों वह है हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो हमारा ऑप्शन बी है वह सही सुमेल नहीं है। ठीक है, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ना होकर दोस्तों अकबर की माँ थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम दोस्तों या अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ना होकर हमारी अकबर की माँ थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, यह बिल्कुल सही सुमेल है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, सही सुमेल है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि हमीदा बानो बेगम यह अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ना होकर दोस्तों हमारी अकबर की माँ थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देख लें, शाह तुर्कान दोस्तों इल्तुतमिश की पत्नी बिल्कुल सही है। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ। ठीक है, रजिया के पिता दोस्तों इल्तुतमिश और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। ठीक है, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ, रजिया के पिता इल्तुतमिश, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 21वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों खरीदादार कौन था। ठीक है, कह रहा है खरीदादार कौन था। तो याद रखिए फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है, याद रखिए खरीदादार कौन था। तो याद रखिए दोस्तों फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है, खरीदादार कौन था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। 22वां नंबर प्रश्न देखें। ठीक है, खरीदादार कौन था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों शांति घोष। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए शांति घोष। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इस पॉइंट को, शांति घोष हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह हमारी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। जबकि कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारा और अरुणा असफली यह तीनों हमारी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी दोस्तों, शांति घोष संबंधित नहीं थी। चलिए देखिए कि हमारा 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो झांसी में दिया गया है हमारा 11 मई 1857। ठीक है, फिर दिया गया है बैरकपुर में 29 मार्च 1857। ठीक है दोस्तों, फिर दिया गया है लखनऊ में 4 जून 1857। ठीक है दोस्तों, फिर दिया गया है हमारा मेरठ में 10 मई 1857। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए,
प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों का सही सुमेलन निम्न है। यहाँ उत्तर इसका दोस्तों ए एवं सी दोनों दिया गया है, यानी इसमें दो जो हैं हमारे ए भी नहीं सुमेल है और सी भी नहीं सुमेल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ हम सही सुमेल देख लेंगे। 1857 के विद्रोह स्थान और विद्रोह आरंभ की तिथि। ठीक है, झांसी में स्टार्ट हुआ था दोस्तों विद्रोह हमारा 5 जून 1857 को। ठीक है, झांसी में कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों विद्रोह हमारा 5 जून 1857 को। ठीक है, लखनऊ में स्टार्ट हुआ था दोस्तों हमारा, वह था 30 मई 1857 को। ठीक है, लखनऊ में स्टार्ट हुआ था दोस्तों 30 मई 1857 को। ठीक है, मेरठ में स्टार्ट हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 को। ठीक है, मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। और बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1857 को। ठीक है, कब? बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। फिर देखिए, झांसी में स्टार्ट हुआ था 5 जून 1857 को। ठीक है, लखनऊ में स्टार्ट हुआ था 30 मई 1857 को। मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को और बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1857 को। ठीक है, फिर देखिए, झांसी में स्टार्ट हुआ था 5 जून 1857 को, लखनऊ में स्टार्ट हुआ था 30 मई 1857 को, मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को और बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1857 को। ठीक है, फिर देखिए, झांसी में 5 जून 1857 को, लखनऊ में 30 मई 1857 को, मेरठ में 10 मई 1857 को और बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। ठीक है, तो तिथि आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए को सही उत्तर माना गया था। ठीक है, नोट कह रहा है लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए को सही उत्तर माना गया था। ठीक है, फिर से देख लें, झांसी में 5 जून 1857, लखनऊ 30 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जैनुल आबिदीन। ठीक है, जैनुल आबिदीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैनुल आबिदीन ने दोस्तों हमारा कश्मीर में जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो याद रखिए दोस्तों, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो याद रखिए आलमगीरपुर। ठीक है, हम लोग ने हिस्ट्री और कल्चर के प्रश्नों को देख लिया, अब हम बढ़ेंगे दोस्तों इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल चलिए देखेंगे। कह रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि हैं दोस्तों नवीकरणीय है। ठीक है, क्या है? कह रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं दोस्तों जो कि क्या हैं? जो कि दोस्तों नवीकरणीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 27वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या दिया गया है। सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। क्या है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। क्या है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। 28वां नंबर प्रश्न बढ़ेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। तो याद रखिए दोस्तों, रियो ग्रांडे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है दोस्तों, तो याद रखिए वह है ऑप्शन डी रियो ग्रांडे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 29वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? तो नीति दोस्तों दिया गया है उत्तराखंड। ठीक है, नीति दिया गया है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, फिर दिया गया है, इसमें सही सुमेल ही पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा पहला है वही केवल सही सुमेल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो याद रखिए दोस्तों, नीति उत्तराखंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि दोस्तों हमारा माना कहाँ है? तो
हमारा दोस्तों लिपुलेख, नीति और माना दर्रा, ये तीनों दोस्तों हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, जो हमारा अघिल दर्रा है यह दोस्तों लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अघिल दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों हमारा लद्दाख में स्थित है, जबकि जो दीफू दर्रा यह दोस्तों लद्दाख में स्थित ना होकर हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है, तो अघिल दर्रा लद्दाख में, माना उत्तराखंड में और दीफू अरुणाचल प्रदेश में, जबकि नीति उत्तराखंड सही सुमेल है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न की माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों लौह अयस्क। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। ठीक है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों लौह अयस्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों लौह अयस्क। ठीक है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है लौह अयस्क के लिए। ठीक है, माउंट न्यूमैन हमारा फेमस हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा लौह अयस्क के लिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। माउंट न्यूमैन कहाँ स्थित है दोस्तों, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र का एक शहर है। यहाँ देखिए माउंट न्यूमैन दोस्तों यह क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र का एक शहर है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र का एक शहर है हमारा माउंट न्यूमैन। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या दिया गया है। चलिए 31वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। क्या है, कह रहा है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। क्या है, बेतवा नदी, कह रहा है दोस्तों बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, तो यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, केवल इसमें जो सही पॉइंट है वह केवल एक है, दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, यह पॉइंट हमारा सही नहीं है। केवल रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि दूसरा दिया गया है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ 31वां नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। केवल एक हमारा पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों वह हमारा सही है, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 32वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। क्या है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिए स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिए स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। ठीक है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नदियां और उनका उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो याद रखिए यमुना को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से। कृष्णा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम लोग महाबलेश्वर से। ठीक है, गोदावरी को सुमेल करेंगे दोस्तों हम गोदावरी को सुमेल करेंगे दोस्तों नासिक से, और महानदी को सुमेल करेंगे दोस्तों सिहावा से। ठीक है, फिर देखिए यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से, कृष्णा को सुमेल करेंगे महाबलेश्वर से, गोदावरी को सुमेल करेंगे नासिक से, और महानदी को सुमेल करेंगे दोस्तों सिहावा से। ठीक है, याद रखिए यमुना को सुमेल करेंगे यमुनोत्री से, कृष्णा को सुमेल करेंगे महाबलेश्वर से, गोदावरी को सुमेल करेंगे नासिक से, महानदी को सुमेल करेंगे दोस्तों सिहावा से। ठीक है, यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से, कृष्णा को सुमेल करेंगे महाबलेश्वर से, गोदावरी को सुमेल करेंगे नासिक से, महानदी को सुमेल करेंगे दोस्तों हम सिहावा से। ठीक है, यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से, यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। ठीक है, यमुना को हम सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुनोत्री से। ठीक है, कृष्णा को सुमेल करेंगे दोस्तों महाबलेश्वर से, गोदावरी को सुमेल करेंगे दोस्तों नासिक से, और महानदी को सुमेल करेंगे दोस्तों सिहावा से। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यमुना को सुमेल करेंगे यमुनोत्री से, कृष्णा को सुमेल करेंगे महाबलेश्वर से, गोदावरी को सुमेल करेंगे नासिक से, और महानदी को सुमेल करेंगे दोस्तों सिहावा से। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए दोस्तों। सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यमुना को यमुनोत्री से, कृष्णा को महाबलेश्वर से,
कृष्णा को महाबलेश्वर से, गोदावरी को नासिक से, महानदी को सिहावा से। ठीक है, यमुना को यमुनोत्री से, कृष्णा को महाबलेश्वर से, गोदावरी को नासिक से, महानदी को सिहावा से। और राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें, यमुना को यमुनोत्री से, कृष्णा को महाबलेश्वर से, गोदावरी को नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री और महानदी को सिहावा से। ठीक है, यमुना को यमुनोत्री से, कृष्णा को महाबलेश्वर से, गोदावरी को नासिक से और महानदी को सिहावा से। और राइट आंसर ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, यमुना को यमुनोत्री से, कृष्णा को महाबलेश्वर से, गोदावरी को नासिक से, महानदी को सिहावा से। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों चलिए देखिए यहाँ 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, पर्वत और देश। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, किलिमंजारो को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों तंजानिया से। ठीक है, किलिमंजारो को सुमेल करेंगे दोस्तों तंजानिया से। ठीक है, टोबुकुल को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, टोबुकुल को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों मोरक्को से। ठीक है, टोबुकुल को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों मोरक्को से। और स्टैनली को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों युगांडा से। ठीक है, और हागर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अल्जीरिया से। ठीक है, हागर को सुमेल करेंगे अल्जीरिया से। और राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिए, किलिमंजारो को सुमेल करेंगे तंजानिया से, टोबुकुल को मोरक्को से, स्टैनली को युगांडा से, हागर को अल्जीरिया से। ठीक है, किलिमंजारो को तंजानिया से, टोबुकुल को मोरक्को से, स्टैनली को युगांडा से, हागर को अल्जीरिया से। ठीक है, किलिमंजारो को हम सुमेल करेंगे तंजानिया से, टोबुकुल को मोरक्को से, स्टैनली को युगांडा से, हागर को अल्जीरिया से। ठीक है, किलिमंजारो को तंजानिया से, टोबुकुल को मोरक्को से, स्टैनली को युगांडा से और हागर को दोस्तों अल्जीरिया से। फिर देखिए, किलिमंजारो को तंजानिया से, टोबुकुल को मोरक्को से, स्टैनली को युगांडा से, हागर को अल्जीरिया से। ठीक है, किलिमंजारो को तंजानिया से, टोबुकुल को मोरक्को से, स्टैनली को युगांडा से और हागर को अल्जीरिया से। और राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, किलिमंजारो तंजानिया से, टोबुकुल हो जाएगा दोस्तों मोरक्को से, स्टैनली हो जाएगा युगांडा से और हागर हो जाएगा दोस्तों हमारा अल्जीरिया से। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 35वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म झील देश सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, तो मराइकोबा दोस्तों दिया गया हमारा वेनेजुएला में, यह बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों मिशिगन, तो यह भी याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। ओनेगा दिया गया है दोस्तों हमारा कनाडा में, यह हमारा गलत सुमेल है। ठीक है, ओनेगा हमारा कनाडा में ना होकर रसिया में है, जबकि बैकाल हमारा रूस, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, तो याद रखिए, मराकाइबो वेनेजुएला बिल्कुल सही है दोस्तों, मिशिगन हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही सुमेल है, बैकाल हमारा रूस दोस्तों, यह भी हमारा सही सुमेल है। ठीक है, मराकाइबो वेनेजुएला, ठीक है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका और बैकाल हमारा दोस्तों रूस, ओनेगा हमारा दोस्तों कनाडा में ना होके रूस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, मराकाइबो हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला, बिल्कुल सही सुमेल है। मिशिगन दोस्तों हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। बैकाल रूस हो जाएगा, यह भी सही सुमेल है, जबकि ओनेगा हमारा कनाडा में ना होके रूस में है। ठीक है, यहाँ देखें, मराइकाइबो झील हो दोस्तों हो जाएगा, यह है मराकाइबो दोस्तों हो जाएगा वेनेजुएला में, मिशिगन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओनेगा जो कि हमारा प्रश्न ही है, यह कनाडा में ना होके रूस में होगा और बैकाल हमारा दोस्तों रूस में होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, मराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनेगा रूस और बैकाल हमारा रूस। ठीक है, मराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनेगा रूस और बैकाल हमारा दोस्तों रूस हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 36वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा, वह है दोस्तों कौन, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों 1, 4, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर दिया गया है 1, 4, 2 और 3। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिए सारे प्रश्न दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, यानी कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा हमारा 1। फिर दिया दोस्तों हमारा 4th। ठीक है, तो 4th हो जाएगा दोस्तों हमारा, 4th हो जाएगा हमारा गोबी मरुस्थल। ठीक है, 4th हो जाएगा दोस्तों हमारा गोबी मरुस्थल। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2nd कौन सा हो जाएगा, 2nd हो जाएगा दोस्तों हमारा अरेबियन मरुस्थल। ठीक है, 2nd हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है फिर 1/4 सेकेंड। ठीक है, तो सेकंड पे हमारा दिया गया है दोस्तों
दोस्तों अरेबियन मरुस्थल, और फिर दिया गया है दोस्तों हमारा लास्ट में वह है हमारा थर्ड यानी कि सहारा मरुस्थल। ठीक है, लास्ट में हमारा दिया गया है दोस्तों वह है हमारा सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोबी मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अरेबियन मरुस्थल, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा सहारा मरुस्थल। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। ठीक है, तो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोबी मरुस्थल, फिर हो जाएगा अरेबियन मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों सहारा मरुस्थल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटा हो जाएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोबी मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अरेबियन मरुस्थल, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा सहारा मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर गोबी मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सीरीज होगी 1, 4, सेकंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 1, 4, सेकंड और थर्ड होगा। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को आप लोग। यहाँ देखिए राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 4, सेकंड और थर्ड हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं। क्या है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं दोस्तों वह है हमारे मरुद्भिद जानवर। ठीक है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद जानवर। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मरुद्भिद जानवर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जेरिसोल्स एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 29वां नंबर हमारा जो 39वां नंबर प्रश्न है उसको देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 39वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों देवप्रयाग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों यहाँ अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका कह रहा है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में क्या है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ठीक है, तो यह हमारा बिल्कुल सही पॉइंट है। कह रहा है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, यह हमारा बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल 1। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। क्या है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, केवल पहला पॉइंट सही है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, तो हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 1 हम सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, यह बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है दोस्तों, प्लैंकटन की मात्रा क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा और ऑप्शन बी केवल 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने 41वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा सिवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है सिवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए दोस्तों जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों हमारा कह रहा है सिवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए दोस्तों जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सिवना समुद्र एवं कल्पक्कम हमारे जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए
42वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, कथन कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है नीचे दो कथन है जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए कथन देखें। कथन कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कह रहा है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे, यानी कि कारण और अभिकथन दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। क्या है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। जबकि अभिकथन दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। हम राइट आंसर मार्क करेंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए 43वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है दोस्तों इगारका, ठीक है। तो इगारका दोस्तों याद रखिए, इगारका दोस्तों चीन में स्थित ना होकर यह हमारा यांसी नदी के किनारे रूस में स्थित है, ठीक है। यांसी नदी के इगास्किया क्रीक के तट पर स्थित मुख्य बंदरगाह है इगारका, ठीक है। इगारका हमारा चीन में स्थित ना होकर रसिया में स्थित है, जबकि जकार्ता हमारा इंडोनेशिया में, रॉटरडैम नीदरलैंड में और मॉन्टेविडियो में उरुग्वे यह हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। जबकि इगारका हमारा चीन में स्थित ना होकर रसिया में स्थित एक बंदरगाह है। इगारका चीन में स्थित ना होकर हमारा रसिया में स्थित एक बंदरगाह है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, ठीक है। कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा दोस्तों कोरियालिस बल, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो याद रखिए कोरियालिस बल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो याद रखिए कोरियालिस बल, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। कह रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ठीक है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, तो यह बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ठीक है दोस्तों। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 दोनों हमारा सही है, ठीक है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो याद रखिए पहला कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, यह बिल्कुल सही है। और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। चलिए 46वां देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों मालप्रभा हमारा कृष्णा बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। मालप्रभा हमारा कृष्णा सही सुमेल है। हेमावती दिया गया है दोस्तों कावेरी, यह भी सही सुमेल है। फिर दिया गया है दोस्तों प्राणहिता, ठीक है। तो प्राणहिता दोस्तों हमारा महानदी, यह हमारा गलत सुमेल है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा गलत सुमेल है। जबकि मंजरा दिया गया है गोदावरी, यह भी हमारा सही सुमेल है दोस्तों, ठीक है। चलिए मालप्रभा दोस्तों कृष्णा बिल्कुल सही सुमेल है, मंजरा गोदावरी बिल्कुल सही सुमेल है, हेमावती कावेरी बिल्कुल सही सुमेल है, जबकि प्राणहिता महानदी यह हमारा गलत सुमेल दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया है मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी और मंजरा गोदावरी, ये तीनों सही सुमेल हैं, जबकि प्राणहिता महानदी से यह हमारा गलत सुमेल है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वह हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब, उंग, तेल और जोंक हमारी महानदी की सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। मालप्रभा दोस्तों कृष्णा बिल्कुल सही सुमेल है, हेमावती कावेरी सही सुमेल है, मंजरा गोदावरी सही सुमेल है। चलिए 47वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा डोनेट्स्क, ठीक है। कह रहा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों डोनेट्स्क, ठीक है। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों डोनेट्स्क, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यूक्रेन में कोयला जो है दोस्तों मुख्य ऊर्जा संसाधन है और यूक्रेन का प्रमुख कोयला क्षेत्र डोनेट्स्क बेसिन में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ 48 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, लैटराइट मिट्टी के विषय में पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। क्या है, कह रहा है यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा कह रहा है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। क्या है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा सही नहीं है। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे डी, केवल एक हमारा सही है। ठीक है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट केवल सही है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। यह पॉइंट आप लोग लेटराइट मिट्टी के विषय में याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल एक मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ें। कह रहा है परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। क्या है, परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों समताप मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, कह रहा है परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों समताप मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। 50वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है नीचे दो कथन है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन देखेंगे। कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। क्या है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण कह रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये सत्य है, किंतु आर क्या है दोस्तों हमारा गलत है, यानी कि कारण हमारा गलत है, जबकि अभिकथन सही है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, जबकि कारण दिया गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यह पॉइंट हमारा गलत है। सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों यहाँ पे देखें, ठीक है, कह रहा एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं दोस्तों हम जल विभाजक। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जल विभाजक। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं दोस्तों हम जल विभाजक। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों जल विभाजक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन एक कीटबच्ची पौधा है, तो याद रखिए दोस्तों नेपेंथिस खासियाना। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, हमारे पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटबच्ची पौधा है, तो याद रखिएगा दोस्तों नेपेंथिस खासियाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटबच्ची पौधा है दोस्तों, तो याद रखिए नेपेंथिस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों पोषक स्तर बनते हैं। ठीक है, तो कह रहा पोषक स्तर बनते हैं, तो याद रखिए दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। क्या है, इसका राइट आंसर हमारा पोषक तत्व बनते हैं दोस्तों, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। क्या है, कह रहा है पोषक स्तर बनते हैं, तो याद रखिए खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से हमारे पोषक स्तर बनते हैं। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वह है दोस्तों हमारा एजोला। ठीक है, कह रहा दोस्तों क्या यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि जलीय पौधा जिसे जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिएगा कई बार पूछा गया प्रश्न है, वह है दोस्तों हमारा एजोला। क्या है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है दोस्तों हमारा एजोला। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए दोस्तों प्राकृतिक वास का विनाश। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए दोस्तों प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, प्राकृतिक वास का विनाश ऑप्शन बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, चलिए 56वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों सतत विकास से। ठीक है,
याद रखिए कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो याद रखिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है कह रहा दोस्तों, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्या है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो याद रखिए दोस्तों नदी। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है दोस्तों हमारा नदी। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है नदी। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र किसको कहते हैं? तो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें जल, याद रखिएगा दोस्तों, लोटिक में हमारा जल क्या होता है? गतिमान स्थिति में होता है। जैसे नदी हो गया, क्रीक हो गया, स्ट्रीम हो गया आदि इसके हमारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है दोस्तों नदी। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें जल क्या होता है दोस्तों? गतिमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा नदी। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न कई बार। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 59वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखें। कह रहा दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है। क्या है? 59वां नंबर प्रश्न की जो बीओडी होता है हमारा, यानी कि जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछा गया, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो याद रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। क्या है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो याद रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। क्या है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ठीक है, चलिए 60वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों सतत विकास। ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? याद रखिएगा दोस्तों सतत विकास। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला देखें। कह रहा है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 1974 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा 1974 में। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 1974 में। ठीक है, और इसमें संशोधन किया गया था दोस्तों वर्ष 1988 में। ठीक है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 1974 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 2 फरवरी को। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए 2 फरवरी को। ठीक है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए 2 फरवरी को। 63 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्या देखेंगे इसका राइट आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कीटनाशक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कीटनाशक। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिए मूत्र, घरेलू अपशिष्ट, मल पदार्थ ये सभी हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन कीटनाशक दोस्तों हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में और पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों कीटनाशक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 64वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ 64वां नंबर प्रश्न देखिए। अब स्टार्ट होंगे हमारे सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ सुमेल करेंगे। कह रहा दोस्तों पेप्टिक व्रण। ठीक है, तो पेप्टिक व्रण को हम लोग सुमेल करेंगे किससे दोस्तों? तो पेप्टिक व्रण को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा कह रहा है डेंगू। तो डेंगू को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो डेंगू को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, डेंगू को सुमेल करेंगे वायरस से। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों फील पाँव। तो फील पाँव को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? फील पाँव को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों कृमि से। और मलेरिया को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों प्रोटोजोआ से। ठीक है, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए पेप्टिक व्रण को सुमेल करेंगे दोस्तों हम लोग किससे? पेप्टिक व्रण को सुमेल करेंगे दोस्तों जीवाणु से। ठीक है,
डेंगू को सुमेल करेंगे विषाणु से, फील पाव को हम लोग सुमेल करेंगे कृमि से, और मलेरिया को सुमेल करेंगे दोस्तों प्रोटोजोआ से। ठीक है, फिर से देखें, पेप्टिक व्रण को सुमेल करेंगे जीवाणु से, डेंगू को विषाणु से, फील पाव को कृमि से, मलेरिया को प्रोटोजोआ से। पेप्टिक व्रण को जीवाणु से, डेंगू को विषाणु से, फील पाव को कृमि से, मलेरिया को प्रोटोजोआ से। पेप्टिक व्रण को जीवाणु से, डेंगू को विषाणु से, फील पाव को कृमि से और मलेरिया को प्रोटोजोआ से। ठीक है, पेप्टिक व्रण को जीवाणु से, डेंगू को विषाणु से, फील पाव को कृमि से, मलेरिया को प्रोटोजोआ से। सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ठीक है, पेप्टिक व्रण को जीवाणु से, डेंगू को विषाणु से, फील पाव को कृमि से, मलेरिया को प्रोटोजोआ से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है। ठीक है, कह रहा है मानव हृदय या चैम्बर्स कितने घटकों का बना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों केवल 4। ठीक है, केवल 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है, तो याद रखिए दोस्तों केवल 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखें। चलिए कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारी मॉडर्ना। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों मॉडर्ना। अगला देखिए, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा टॉक्सवाइड। ठीक है, टॉक्सवाइड। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा टॉक्सवाइड। ठीक है दोस्तों, क्या है टॉक्सवाइड, हमारा जो इंजेक्शन है वह हमें डिप्थीरिया से बचाता है। ठीक है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों टॉक्सवाइड। ठीक है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो टॉक्सवाइड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, याद रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग एक और वीडियो लाके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।